नमस्कार। विनायक दामोदर सावरकर एक ऐसे ऐतिहासिक व्यक्ति हैं जिनके बारे में काफ़ी गहरा वाद विवाद है। दक्षिणपंथी ध्रुव के समर्थकों के लिए वे एक आदर्श व्यक्ति के रूप में हैं, एक ऐसे आदर्श देशभक्त के रूप में जिसने न सिर्फ अपने जीवन के एक बड़े हिस्से को अंडमान के सेलुलर जेल में गुजारा, बल्कि उसने जेल से बाहर निकलने के बाद हिंदुत्व जैसी कृति की रचना की और लगातार यह कोशिश की कि हिंदुओं को गोलबंद किया जाए। हिंदुत्व को जिसने ऐसे परिभाषित किया जिसमें मुस्लिमों और ईसाइयों के अलावे तकरीबन सभी भारतीय धर्मों के लोग सम्मिलित हो पाएँ। वहीं दूसरी ओर जो वामपंथी सोच रखने वाले विचारक हैं, वे बार बार इस चीज़ पर जोर देते हैं कि विनायक दामोदर सावरकर एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन का एक हिस्सा तो देशभक्ति में बिताया, लेकिन जब वो जेल में गए उसके बाद से उन्होंने अंग्रेज़ों से लगातार माफ़ी मांगी और जब वो जेल से बाहर आए तो उन्होंने देश के भीतर एक ऐसी सोच को बढ़ावा देने की कोशिश की जिससे देश विभाजन की ओर आगे बढ़ा। और इसके साथ ही उनका यह मानना है कि वे लगातार अंग्रेज़ों को खुश करने की कोशिश करते रहें और गांधी की हत्या में भी उनकी काफ़ी संदेहास्पद भूमिका रही। आज के पढ़ के इस अंक में हम एक ऐसी किताब पर चर्चा करेंगे जो सावरकर के बारे में ऐतिहासिक रूप से संतुलित दृष्टिकोण रखने का दावा करती है। यह पुस्तक जिसकी हम चर्चा करेंगे विक्रम संपत के द्वारा लिखी गई है। विक्रम संपत के द्वारा लिखी गई इस पुस्तक का शीर्षक है सावरकर इकोज फ्रॉम अ फॉरगेटन पास्ट और इसमें 1883 से लेके 1924 तक के सावरकर के इतिहास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। विनायक दामोदर सावरकर की इससे संबंधित इस पुस्तक की रचना करते हुए विक्रम संपत इस बात पर जोर देते हैं कि उन्होंने इतिहास के तथ्यों को ज्यों का त्यों रखने की कोशिश की है। हालांकि हम आगे यह देखेंगे कि संपत का यह दावा उतना मजबूत नहीं है जितना वो किताब की शुरुआत में करते हैं। संपत यह कहते हैं कि सावरकर के बारे में एक तरफ एजी नूरानी जैसे लेखक हैं जिन्होंने उनके बारे में काफ़ी हद तक आलोचनात्मक दृष्टिकोण से विचार किया है, दूसरी ओर धनंजय कीर जैसे उनके जीवनीकार हैं जिन्होंने इस बात पर बल दिया है कि सावरकर पर जो माफ़ी मांगने का आरोप लगाया जाता है वह उनकी एक रणनीति थी, एक राष्ट्रवादी रणनीति थी। तो इनके बीच में संपत यह दावा करते हैं कि वो तथ्यों को, ऐतिहासिक तथ्यों को ज्यों का त्यों रखने का प्रयास करेंगे। अगर हम संपत की इस पुस्तक को देखें तो उसमें कुल 12 अध्याय हैं प्रस्तावना और एक प्रोलॉग को छोड़कर, और उसके अलावा उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों को भी इस पुस्तक में सम्मिलित करने का प्रयास किया है। और इस लिहाज से यह एक ऐसी पुस्तक के रूप में सामने आती है जो कि सावरकर के बारे में कुछ नई जानकारी देने का दावा करती है। लेकिन जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि किताब की जो पूरी यात्रा है, जब मैं इसको पढ़ रहा था तो यह बात साफ तौर पर सामने आ रही थी कि जो लेखक हैं विक्रम संपत, वो खुद को विनायक दामोदर सावरकर के एक वकील के रूप में प्रस्तुत करते हैं। मानो सावरकर के खिलाफ जितने सारे आरोप लगाए जाते हैं उसकी विरुद्ध और सावरकर के पक्ष में तर्क देने की जिम्मेदारी उन्होंने संभाल ली हो। बहरहाल हम इस मुद्दे पर आगे और विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन अगर हम विनायक दामोदर सावरकर के जीवन की बात करें तो एक जो महत्वपूर्ण बात उनके जीवन का है वह यह कि जब वो अपने स्कूल के दिनों में थे उसी समय से उन्होंने काफ़ी हद तक क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रति अपनी रुचि दिखानी शुरू कर दी थी और वो एक कवि थे, एक तार्किकतावादी थे। 1883 में उनका जन्म हुआ और उनके पिता का नाम दामोदर पंत और माता का नाम राधा बाई था, और उनकी माता और पिता दोनों की ही मृत्यु काफ़ी जल्दी हो गई। जब सावरकर युवावस्था के करीब नहीं पहुँचे थे उसके पहले ही उनकी माता का देहांत हुआ और बाद में उनकी 10वीं कक्षा से उत्तीर्ण होने से पहले ही उनके पिता भी इस दुनिया से चले गए। 1901 में उनका विवाह यमुना बाई नामक युवती से हुआ। बाद में जब उन्होंने 10वीं की कक्षा की परीक्षा पास कर ली
तो वो पूना के फर्ग्यूसन कॉलेज में आ गए और पूना के फर्ग्यूसन कॉलेज में वो अपने भाई के साथ रहते हुए अध्ययन करने लगे और यहीं से उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों में संगठित रूप से हिस्सा लेना शुरू कर दिया। पुणे में फर्ग्यूसन कॉलेज में छात्र के रूप में अध्ययन करने के दौरान ही अपने भाई गणेश दामोदर सावरकर के साथ मिलकर विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत नामक संगठन का एक निर्माण किया, जिसका कार्य क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करना था। 1906 में ये लंदन चले गए अपनी ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई फर्ग्यूसन कॉलेज में करने के बाद, और लंदन में भी इन्होंने एक तरीके से भारतीय आज़ादी के लिए क्रांतिकारी गतिविधियों को अलग जगाने का काम जारी रखा। लंदन में इन्होंने इंडिया हाउस और दूसरे कई संगठनों के साथ जुड़कर काम करने की कोशिश की और 1907 में इन्होंने मैज़नी की जीवनी लिखी और उसके बाद 1908 में इनकी प्रसिद्ध पुस्तक प्रकाशित हुई द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। और इसके बाद ये जो पुस्तक थी वह सावरकर के एक अलग ही रूप को प्रस्तुत करती है। आमतौर पर यह रूप उस रूप से अलग है जिसके लिए बाद में सावरकर प्रसिद्ध हुए। इस पूरी पुस्तक में सावरकर हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं। मुस्लिम चरित्रों के बारे में जब भी वो लिखते हैं तो बहुत ही सम्मान के साथ उनका वर्णन करते हैं। वे यह बताने का प्रयास करते हैं कि जो हिंदुस्तान का भविष्य है उसमें हिंदू और मुस्लिम का साथ होना बहुत ज़रूरी है। और टीपू सुल्तान के बारे में वो काफ़ी सम्मान के साथ वर्णन करते हैं। और ये सारी चीज़ें इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से सावरकर ने एक ऐसा विचार प्रस्तुत करने की कोशिश की जिसमें वे इस बात को रेखांकित करना चाहते थे कि हिंदुस्तान का भविष्य जो है वह हिंदुओं और मुस्लिमों के साथ आने और देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करने में निहित है। और इसके लिए उन्होंने 1857 के इतिहास को एक गौरवमयी इतिहास के रूप में प्रस्तुत किया। लेकिन अंग्रेज़ों को उनकी यह किताब स्वाभाविक रूप से खासी पसंद तो नहीं आई। उनकी किताब पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बाद में उनके संगठन से जुड़े एक व्यक्ति मदन लाल ढींगरा ने लॉर्ड कर्जन की हत्या कर दी। 1910 में नासिक में वहाँ के कलेक्टर जैक्सन की हत्या हो गई, जिसमें कि विनायक दामोदर सावरकर के बड़े भाई गणेश दामोदर सावरकर की मुख्य भूमिका मानी गई। उन्हें गिरफ्तार किया गया। विनायक दामोदर सावरकर पर भी मुकदमा दर्ज हुआ और यह कहा गया कि असल में गणेश दामोदर सावरकर को बंदूक सप्लाई करने का काम विनायक दामोदर सावरकर ने ही किया था। उसके बाद लंदन में उनकी गिरफ्तारी होती है और उन्हें भारत भेजा जाता है। और यहाँ पर विनायक दामोदर सावरकर ने एक अद्भुत वीरता की मिसाल भी कायम की। जब वह नाव भारत की ओर आ रही थी तो फ्रांस के मार्से नामक बंदरगाह पर उन्होंने नाव का जो पूरा एक पानी का जहाज़ था उसमें से वो नीचे उतर जाते हैं और फिर 15 मिनट तक तैरते हुए वो मार्से नामक बंदरगाह पर पहुंचते हैं। वहां उनकी कोशिश थी कि उन्हें राजनीतिक शरण फ्रांस से मिल जाए। ऐसा नहीं होता है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके बाद फिर से वो वापस लाए जाते हैं। तो जब उन्हें वापस लाया गया हिंदुस्तान तो यहाँ पर 1910 में उनके ऊपर मुकदमा चला और 1911 में जब उन्हें सज़ा सुनाई गई तो उन्हें 2 बार आजीवन कारावास की सज़ा दी गई और उन्हें अंडमान के सेल्युलर जेल में भेजने का फैसला किया गया। जुलाई 1911 में सावरकर अंडमान के सेल्युलर जेल में आ जाते हैं और यहाँ पर उनकी जीवन की एक दूसरी धारा आरंभ होती है। निश्चित रूप से एक क्रांतिकारी के रूप में उनकी अपने संघर्षों के कारण उन्होंने बहुत सारे लोगों को उस समय तक प्रेरित किया था। लेकिन संपत बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाते हैं कि कितनी बुरी स्थिति सेल्युलर जेल में थी और वहाँ के कैदियों को किस तरह की यातनाओं का सामना करना पड़ता था। उन्हें कोल्हू के बैल की तरह जुत कर
एक निश्चित मात्रा में तेल निकालना पड़ता था। उनके शौचालय जाने का समय निश्चित था। अगर उस समय से परे उन्हें कभी शौचालय जाने की, टॉयलेट जाने की ज़रूरत होती थी तो उन्हें फिर अपने कमरे में ही ऐसा करना पड़ता था। कई बार बहुत सारे कैदियों को, जिसमें सावरकर भी कुछ समय तक शामिल थे, हाथों में और पैरों में उन्हें एक पूरी तरीके से जंजीर बांध कर रखा जाता था। कई बार अनुशासन भंग करने पर, जिसे सॉलिटरी कॉन्फाइनमेंट कहा जाता है, एकदम से अकेले छोड़ देने की, अकेले रखने की सज़ा दे दी जाती थी। तो एक लिहाज से वहाँ की स्थिति बहुत ही भयानक थी। दूसरे स्तर पर सावरकर का कमरा ऐसी जगह पर रखा गया था जहाँ से हर रोज़ उन्हें यह देखना पड़ता था कि कुछ लोगों को फांसी दी जा रही है। और ये एक ऐसी स्थिति थी जिससे एक बहुत ही मजबूत व्यक्ति भी टूट सकता था। सावरकर ने अपने जीवनी में भी, अपनी आत्मकथा में भी ये लिखा है, और संपत भी इस बात का उल्लेख करते हैं कि कई बार उनके मन में आत्महत्या करने के विचार आए। और इसके बाद सावरकर ने अंग्रेज़ों से माफ़ी भी मांगी। सबसे पहला माफ़ीनामा उन्होंने अपने जेल में आने के कुछ समय बाद ही दिया। पहली जो याचिका सावरकर ने दी वह जेल में आने के 6 महीने से भी कम समय के बाद उन्होंने ये याचिका दी। और उसके बाद से जब तक वो जेल में रहें, यानी कि अगले 9 वर्षों तक वो अंडमान के सेलुलर जेल में रहें, और उन्होंने कुल 6 बार अंग्रेज़ों के सामने दया याचिकाएँ या पिटीशंस भेजे, उन्होंने माफ़ी मांगी। और इन पिटीशंस की जो भाषा थी वह भी काफ़ी हद तक एक समर्पित भाषा थी, जिसमें वो बार बार यह कहते हैं कि वे अंग्रेज़ों के एक समर्पित प्रजा के रूप में रहेंगे और वो हर वो काम करेंगे जिससे कि अंग्रेज़ी साम्राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित हो। तो इस लिहाज से ये जो एक हिस्सा है सावरकर के जीवन का, वह एक ऐसा हिस्सा बन जाता है जहाँ पर वो एक क्रांतिकारी देशभक्त से एक माफ़ी मांगने वाले व्यक्ति में तब्दील हो जाते हैं। लेकिन संपत इस बात पर जोर देते हैं, धनंजय कीर की तरह ही, कि असल में यह सावरकर की रणनीति का हिस्सा है। और अगर हम सावरकर की गतिविधियों को जेल में देखें तो हम यह महसूस कर सकते हैं कि शायद वो रणनीति का ही सहारा ले रहे थे। मिसाल के तौर पर वो यह कहते हैं कि माफ़ी मांगने के कुछ समय बाद ही जेल के दस्तावेज़ों से यह पता चलता है कि सावरकर को अनुशासन तोड़ने के लिए कुछ सज़ा दी गई, कुछ समय तक सॉलिटरी कॉन्फाइनमेंट में रखा गया, कुछ हद तक वो हड़तालों को भी बढ़ावा दे रहे थे जेल में, या उसमें भागीदारी कर रहे थे। लेकिन खुद संपत ये मानते हैं कि 1914 के बाद जब तक सावरकर जेल में रहे, उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे जेल की अथॉरिटीज़ को उनसे शिकायत हो, या फिर उन्हें एक बुरे या अनुशासनहीन कैदी के रूप में माना जाए। जेल के भीतर कई तरीके के संघर्ष होते रहते थे। बहुत तरह के जो कैदी थे, जो कि स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्हें वहाँ पर लाया गया था, लेकिन वहाँ की जो भयंकर यातना थी उससे घबराकर कई सारे लोगों का मानसिक संतुलन खराब हो गया। कई सारे लोग जो हैं, कम से कम एक ऐसे व्यक्ति ज़रूर थे जिन्होंने आत्महत्या कर ली। तो इन सब के बीच में सावरकर जो हैं, उन्होंने यह कोशिश की कि वे वहाँ पर लाइब्रेरी स्थापित करें। उन्होंने यह प्रयास किया कि वहाँ पर कैदियों के बीच में थोड़ी बहुत शैक्षिक चेतना लाने का वो प्रयास करें। और एक लंबे समय में, यानी कि शुरुआती दौर के बाद अलग अलग समय पर वो अपनी पिटीशंस भेजते रहें, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने जेल में एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जिससे कि जो जेल में रहने वाले कैदी हैं वो काफ़ी हद तक शिक्षा की तरफ या वैश्विक गतिविधियों के बारे में जानकारी की तरफ आगे बढ़ पाएँ। सावरकर जेल में, ख़ास तौर पे अंडमान के जेल में 1921 तक रहते हैं, और 1921 के जून महीने में ये वापस भारत की मुख्य धरती पर आ जाते हैं। जेल में इन्हें अभी भी रखा जाता है, और बाद में 1924 में इन्हें जेल से रिहा कर दिया जाता है, कुछ शर्तों के साथ, जिसमें इन्हें रत्नागिरी तक सीमित रहने की बात इनके साथ जोड़ी जाती है, और कुछ अन्य वादे जिसमें कि खुद सावरकर ने अपने माफ़ीनामे या पिटीशंस में कहा था कि वो एक निजी जीवन जिएंगे और सार्वजनिक जीवन में भागीदारी नहीं करेंगे, और इस तरह की कई बातों को सावरकर ने अपने पिटीशन में लिखकर दिया था। और इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्हें
1924 में रिहा कर दिया जाता है। इसी दौरान महात्मा गांधी ने भी 1920 में इन्हें रिहा करने के लिए एक लेख लिखा था, जिसमें इनके संघर्षों के बारे में बताया गया था, सावरकर बंधुओं के संघर्षों के बारे में, और ये कहा गया था कि इन्हें जेल से रिहा किया जाना चाहिए। लेकिन जो ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, जिसकी तरफ संपत भी काफ़ी विस्तार से हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं, वह यह है कि किस तरीके से सावरकर के विचारों में बदलाव हुआ। यानी कि जो सावरकर अपनी 1857 से की क्रांति से संबंधित या आज़ादी के संघर्ष से संबंधित किताब में हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में बात कर रहे होते हैं, वो धीरे धीरे एक ऐसी सोच की तरफ आगे बढ़ते हैं जिसमें कि एक मुस्लिमों को वो अन्य मानने लगते हैं। संपत जेल जीवन के सावरकर के अनुभवों के हवाले से बताते हैं कि वहाँ पर जो जमादार थे, जो अधिकारी थे, यानी कि बैरी जो मुख्य जेल अधिकारी थे, उनके नीचे के अधिकारी जो कैदियों पर नज़र रखने का काम करते थे, उनकी क्रूरता के कारण और जो हिंदू कैदी थे उन्हें छोटा छोटा लालच देकर मुस्लिम धर्म में परिवर्तित करने की कोशिशों के कारण सावरकर के मन में हिंदू धर्म की सुरक्षा की भावना और मुस्लिमों के प्रति एक दुराग्रह की भावना आने लगी। और इसके बाद जब खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ तो उन्हें यह आंदोलन बिल्कुल ही नागवार गुजरा और उन्होंने इसकी तीखी आलोचना भी की। यहाँ तक कि उन्होंने असहयोग आंदोलन की भी आलोचना की। और ये जो पूरी पद्धति थी जिसमें कि लोग सड़कों पे उतरे, सरकार से उन्होंने असहयोग करना शुरू किया, उसे सावरकर बहुत ही व्यर्थ मानते थे और उन्होंने एक तरीके से इसे पागलपन की संज्ञा भी दी और उन्हें लगता था कि इससे तो कुछ हासिल होने वाला नहीं है। और इस लिहाज से वो एक तरफ ना सिर्फ असहयोग आंदोलन की आलोचना करते हैं, बल्कि इसके साथ ही वो अहिंसा और इसके माध्यम से आज़ादी पाने का जो स्वप्न है, जो कि गांधीवादी राष्ट्रवाद का एक मुख्य अंश था, उसकी भी तीखी आलोचना करते हैं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है कि सावरकर ने जब अंग्रेज़ों के पास अपना पिटीशन भेजा था तो उन्होंने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो रिफॉर्म्स थे उसका काफ़ी स्वागत किया था। तो एक तरह का विरोधाभास उनके विचारों में है जिसकी तरफ संपत भी इशारा करते हैं। बहरहाल 1923 में जो विनायक दामोदर सावरकर हैं, उनकी एक सबसे महत्वपूर्ण कृति हिंदुत्व प्रकाशित होती है, जिसमें वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि हिंदू कौन है। और इसमें जो सबसे ख़ास बात है वह यह कि वे इसे धार्मिक आधार पर निर्मित नहीं करते हैं। वे दो अवधारणाएं प्रस्तुत करते हैं, पितृभू और पुण्यभू की। और उनका यह कहना है कि हिंदुस्तान में या भारतवर्ष में रहने वाले जिन लोगों की पितृभू और पुण्यभू एक ही जगह है, यानी कि जिनका जन्म इस देश में हुआ है और जिनकी मुख्य धार्मिक स्थल इसी देश में हैं, जिनकी ईश्वर से संबंधित अवधारणाएं और धार्मिक जो यात्रा करने की जगह है वो इसी देश में हैं, वो हिंदुत्व के दायरे के भीतर आते हैं। और जो जिनकी भू इस जगह है लेकिन पुण्य भू इस देश से बाहर है, वो हिंदुत्व के दायरे में नहीं आते हैं। निश्चित रूप से यह एक ऐसी अवधारणा थी जिसमें मुस्लिमों को और ईसाइयों को अदर या अन्य बना दिया गया। और बहुत बार यह कहा जाता है कि असल में जो दो राष्ट्र का सिद्धांत था उसकी बुनियाद सावरकर के इन विचारों में साफ तौर पर देखी जा सकती है। सावरकर ने एक तरीके से जो हिंदुत्व का विचार प्रस्तुत किया वह बाद में चलकर दक्षिणपंथी हिंदू राष्ट्रवादी विचारकों के लिए और नेताओं के लिए एक आदर्श विचार के रूप में बना। सावरकर ने हिंदू धर्म की बुराइयों को दूर करने पर काफ़ी जोर दिया और उन्होंने हिंदू धर्म के को जकड़े हुए कुछ जंजीरों की बात की। और उन्होंने कहा कि अगर हिंदू धर्म को खुद को सुधारना है तो उसे इन जंजीरों को तोड़ना होगा और उससे आगे बढ़ना होगा। इसमें उन्होंने मुख्य रूप से 7 पहलुओं पर जोर दिया। पहला, वेदोक्त बंदी, यानी कि वेद जो हैं उनके ज्ञान पर सीमा ना लगाई जाए कि कुछ ही समूह हैं जो उस तक पहुंच सकते हैं। व्यवसाय बंदी, यानी कि कुछ व्यवसाय सिर्फ कुछ जातियों के लोग करेंगे, इस पर रोक लगाने की बात। स्पर्श बंदी,
यानी कि छुआछूत से, अस्पृश्यता से जुड़े जो सामाजिक बुराई है उसको दूर करने की बात। समुद्रबंदी यानी कि कोई बाहर नहीं जा सकता है, इस तरह की जो मिथक हैं उसको दूर करने की ज़रूरत है। पांचवा, शुद्धि बंदी यानी कि जो शुद्धता अशुद्धता की जो एक पूरी अवधारणा टिकी हुई है जातियों के बीच में, उसे तोड़ने की बात। रोटी बंदी यानी कि विभिन्न जातियां अगर आपस में खान पान का संबंध नहीं रखती हैं तो उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। और सातवां, बेटी बंदी यानी कि कुछ लोग जो हैं वो एक तरह की जाति यानी अपनी जाति के भीतर ही अपनी बेटियों का विवाह करते हैं। यह जो प्रवृत्ति है इससे भी बाहर निकलने की ज़रूरत है। इस लिहाज से सावरकर के जो पूरे विचार हैं वह काफ़ी रेडिकल किस्म के प्रतीत होते हैं। सावरकर के विचारों को और आगे की तरफ जाकर हम देखें तो हम यह पाएंगे कि सावरकर यह मानते थे कि गाय एक पशु के रूप में सम्मान और आदर देने लायक है, क्योंकि यह हमारे जीवन और हमारी सभ्यता का मूल स्तंभ है। लेकिन वे कभी भी यह नहीं मानते थे कि गाय की तुलना में मनुष्यों को हीन माना जाना चाहिए। उनका यह कहना था कि यदि हमारी उपयोगिता के लिए यह ज़रूरी है कि गाय की बजाय किसी और चीज़ को वरीयता दी जाए तो हमें उस तरफ आगे बढ़ना चाहिए। यानी कि अगर हम वर्तमान दौर में गाय को लेकर जो हर तरह की हिंसा अपने समाज में देखते हैं उसके संदर्भ में विचार करें तो सावरकर ऐसे व्यक्ति के रूप में सामने आते हैं जो पूरी तरीके से इसके खिलाफ थे। वो एक ऐसे तार्किक चिंतक के रूप में सामने आते हैं जो मनुष्यों की आवश्यकताओं को ज़्यादा महत्व देते हैं और वो यह मानते हैं कि गाय भी उन आवश्यकताओं को पूरा करने का एक साधन है। इस लिहाज से सावरकर के जो विचार हैं वो जो दक्षिणपंथी धारा है उसके आधार स्तंभ के रूप में सामने आते हैं। विनायक दामोदर सावरकर ने आरएसएस की स्थापना में कोई भूमिका नहीं निभाई, हालांकि उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर जरूर आरएसएस के संस्थापकों के समूह का हिस्सा थे। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इस पुस्तक की वह यह है कि विक्रम संवत काफ़ी सरस भाषा में सावरकर के जीवन के विभिन्न पहलुओं को सामने लेके आते हैं। यह किताब 1924 तक ही सीमित है और उसके बाद के दौर में सावरकर के जीवन से जुड़े विभिन्न पहलुओं के बारे में यह किताब मौन है और संभवतः 2 किताबों की योजना लेखक की है और शायद वो दूसरे भाग में इन पहलुओं पर ज़्यादा गहराई से विचार करेंगे। इसलिए सावरकर के बारे में बात करते हुए मैं भी उन पहलुओं पर ज़्यादा दूर तक नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपका ध्यान बस इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि अपने बाद के दौर में सावरकर की जो पूरी यात्रा है वह लगातार विवादास्पद होती गई। उन्होंने छुआछूत खत्म करने के लिए रत्नागिरी ज़िले के भीतर काफ़ी प्रयास किया, यह एक सकारात्मक पहलू था, लेकिन उन्होंने फिर से आज़ादी के आंदोलन में कोई हिस्सेदारी नहीं ली। उन्होंने अहिंसा की आलोचना की, लेकिन अपनी तरफ से उन्होंने किसी हिंसक क्रांतिकारी आंदोलन को संगठित करने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने हिंसक क्रांतिकारी संगठन कर रहे लोगों की जो योगदान है उनको सराहने की, खुले रूप में सराहने की कोई कोशिश नहीं की। कभी वो भगत सिंह के, चंद्रशेखर आज़ाद के समर्थन में सामने नहीं आए। इससे आगे बढ़ते हुए जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो वे अंग्रेज़ों के विश्वस्त बने रहें और उन्होंने एक ऐसी स्थिति बनाने की कोशिश की जिससे कि अंग्रेज़ों को लगातार फ़ायदा हो और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे आंदोलन जो हैं वो प्रभावहीन होते जाएं। बाद में हम सब यह भी जानते हैं कि महात्मा गांधी की हत्या में उनका नाम आया था, वह सहअभियुक्त थे, वे उससे छूट जाते हैं, लेकिन कई सारे विद्वानों का यह मानना है और बाद में कुछ और आयोग के अध्ययन के माध्यम से भी यह बात सामने आई कि यह एक संयोग था कि सावरकर छूट गए। काफ़ी नज़दीकी जुड़ाव उनका गोडसे से था, लेकिन ये ऐसे पहलू हैं जिसकी तरफ हम अभी बहुत गहराई में नहीं जाएंगे। जो ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है वह यह कि विक्रम संवत अपने इस पूरे अध्ययन में
यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि सावरकर की जो जेल की जो पूरी परिवर्तन की बात कही जाती है जेल में रहने के दौरान, वह असल में उनकी रणनीति थी। और बार बार विक्रम संपत, हालांकि शुरू में वे कहते हैं कि वो सिर्फ ऐतिहासिक तथ्यों को रख रहे हैं, लेकिन वो सावरकर के वकील के रूप में सामने आते हैं। लेकिन यहाँ पर कई ऐसे सवाल हैं जिस पर या कई ऐसे स्रोतों से मिलने वाली सामग्री है जिस पर गहराई से विचार करने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर बारेंद्र कुमार घोष, जो कि अरविंद घोष के भाई थे, उन्होंने अपने लेखन में सावरकर को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत नहीं किया है जो कि जेल के भीतर अंग्रेज़ों के प्रशासन से कोई ख़ास संघर्ष कर रहे थे। रेहान फैज़ल ने BBC पे लिखी अपनी एक रिपोर्ट में बारेंद्र कुमार घोष के हवाले से यह कहा है कि सावरकर बंधु अक्सर लोगों को जेल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भड़काते थे, लेकिन खुद पीछे हो जाते थे। वे खुद यह प्रयास नहीं करते थे कि सीधे तौर पर उनका जेल प्रशासन से टकराव हो। खुद संपत भी ये दिखाते हैं कि कुछ शिकायतें, 8 शिकायतों का वो जिक्र करते हैं जो कि जेल प्रशासन में सावरकर के नाम से दर्ज है, लेकिन 1914 के बाद से 1921 तक वो जेल में रहे, वहाँ पर उनके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं है। वो एक ऐसे व्यक्ति के रूप में सामने नहीं आते हैं जिन्होंने जेल के भीतर क्रांतिकारियों को संगठित करने की कोई भूमिका निभाई हो। संपत यह दिखाते हैं कि जेल के भीतर जो दूसरे क्रांतिकारी थे उनके लिए सावरकर एक आदर्श व्यक्ति के रूप में थे, और वो बार बार इसका जिक्र करते हैं, लेकिन इसके समर्थन में वो किसी तरह का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं करते हैं, सिवाय एक व्यक्ति, एक क्रांतिकारी के लेखन का जिसमें वो सावरकर के प्रति सम्मानजनक बात करते हैं। अगर हम बारेंद्र कुमार घोष की बात करें तो वो सावरकर को कोई ऐसे आदर्श व्यक्ति जो सबके लिए आदर्श हो उस रूप में प्रस्तुत नहीं करते हैं। मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि जेल के भीतर भी सावरकर की जो भूमिका थी वह 1910 के सावरकर से अलग थी। वो एक ऐसे व्यक्ति के रूप में सामने आते हैं जो कि अपनी सज़ा के कारण और जेल की कठिनाइयों के कारण काफ़ी हद तक घबराए हुए से लगते हैं, और यह मानने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि और इससे सावरकर के प्रति सम्मान में भी कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने संघर्ष किया था। लेकिन यह उस राष्ट्रवाद के लिए बड़ी ही शर्मनाक सी बात हो जाती है जिसकी तरफदारी खुद सावरकर किया करते थे, यानी कि उसमें डर के लिए, एक मानवीय भावना के लिए कोई स्थान नहीं है। अगर कोई व्यक्ति रोज़ अपनी आंखों के सामने फांसी की सज़ा होते हुए देखता है, अगर कोई व्यक्ति बहुत ही कठिनाइयों वाली ज़िंदगी जीता है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रहता है, कोल्हू के बैल की तरह तेल निकालने के लिए जोता जाता है, तो उसका टूट जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, और इसके कारण शायद वो मजाक का पात्र भी नहीं बनना चाहिए। लेकिन दिक्कत ये है कि जिस तरह के राष्ट्रवाद की तरफदारी सावरकर कर रहे हैं उसमें इस तरह की मानवीय भावनाओं की गुंजाइश नहीं है। दूसरे स्तर पर लेखक विक्रम संपत ने सावरकर के बारे में काफ़ी जिक्र किया है। वे भाई परमानंद के बारे में बताते हैं और कई अन्य क्रांतिकारियों का नाम लेते हैं। बेहतर होता कि वे इनके बारे में भी थोड़े विस्तार से पुस्तक में बताते चलते। मिसाल के तौर पर वो यह बताते हैं कि भाई परमानंद की गतिविधियाँ क्या रहीं, इससे पाठकों को उनके बारे में भी ज़्यादा विस्तार से जानकारी मिलती। लेकिन उनके पूरे वर्णन में सावरकर एक मुख्य नायक हैं, बाकी सारे जो क्रांतिकारी जो वहाँ थे वो सहायक रोल में नज़र आते हैं, और उन सहायक रोल में भी उसके बारे में बताने की संपत कोशिश नहीं करते हैं। संपत हमेशा सावरकर के तर्कों को मजबूती से प्रस्तुत करते हैं। मिसाल के तौर पर खिलाफत आंदोलन के बारे में जिस तरीके से सावरकर ने लिखा या जो सावरकर की नाराज़गी थी उसके बारे में वो लिखते हैं। गांधी की आलोचना में सावरकर के बिंदु से वो सहमति जताते हैं, लेकिन बेहतर होता है कि एक इतिहासकार के रूप में वे गांधी के पक्ष को रखने की भी कोशिश करते। उन्होंने ऐसा नहीं किया है। कुल मिलाकर जो विक्रम संपत की पूरी पुस्तक है वह सावरकर के बारे में एक अंतर्दृष्टि देने की कोशिश करती है, पर मुझे लगता है कि लेखक ज़्यादा से ज़्यादा यही कर पाए हैं कि वो एक ऐसी पुस्तक सामने लेके आते हैं जिसमें कि वे विनायक दामोदर सावरकर के पक्ष में कुछ तर्क प्रस्तुत करते हैं। वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि विनायक दामोदर सावरकर सिर्फ़ और सिर्फ माफ़ी मांगकर
एक रणनीति का सहारा ले रहे थे, जिसके माध्यम से वो जेल से बाहर आना चाहते थे और देश और समाज के लिए बेहतरी के लिए काम करना चाहते थे। हालांकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि सावरकर ने देश के स्तर पर क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए जेल से आने के बाद कोई काम नहीं किया। फिर भी यह पुस्तक पढ़ी जानी चाहिए, क्योंकि विनायक दामोदर सावरकर के विरोध में जो लोग बातें करते हैं वो बहुत सारे तथ्यों को नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर हम विनायक दामोदर सावरकर की 1911 के बाद की जीवन को आलोचनात्मक दृष्टि से देखते हैं, तब भी हमें यह स्वीकार करना होगा कि अपने जीवन के एक बड़े भाग में वे बहुत ही महान क्रांतिकारी के रूप में रहे। एक ऐसे महान क्रांतिकारी के रूप में जिसने अपने कॉलेज के दिनों से ही बार बार यह कोशिश की कि किस तरीके से देश को आज़ादी की तरफ बढ़ाया जाए। निश्चित रूप से उनका जो रास्ता था वो बाद में जो एक प्रमुख रास्ता बना महात्मा गांधी का रास्ता, उससे अलग था। और इस संदर्भ में विनायक दामोदर सावरकर ने कभी कुछ छिपाने वाली बात भी नहीं रखी। लेकिन जो मुख्य बात है वह यह कि उस पूरे संघर्ष की एक जो क्रोनोलॉजी है, जो पूरी दास्तान है, वो हमारे सामने रखने की कोशिश विक्रम संपत करते हैं। हालांकि पुस्तक की कुछ सीमाएं जरूर हैं। निश्चित रूप से यह पुस्तक हमें पढ़नी चाहिए और विनायक दामोदर सावरकर के कार्यों और उनके विचारों के साथ आलोचनात्मक तरीके से जूझना चाहिए, क्योंकि जो लोग आज विनायक दामोदर सावरकर को बार बार दोहराते हैं और उन्हें एक राष्ट्रभक्त के रूप में और राष्ट्रनायक के रूप में साबित करने की कोशिश करते हैं, वे भी जाति तोड़ने के बारे में और शादी विवाह में जाति को ना मानने के बारे में विनायक दामोदर सावरकर के विचारों को पूरी तरीके से स्वीकार नहीं करते हैं। वे भी गाय के नाम पर होने वाली हिंसा के बारे में विनायक दामोदर सावरकर के विचारों को मानेंगे, ऐसा कम से कम वर्तमान राजनीतिक माहौल में तो नहीं लगता है। परख के इस अंक में मैं यही विराम लूँगा। अगले अंक में हम मिलेंगे और किसी अन्य विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।